अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। हमने किस्से कहानियों ड्रामों फिल्मों में ये पढ़ा देखा और सुना ज़रूर होगा कि फलां की शादी जिन से हो गई या फलां पर कोई जिन आशिक है। आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली ही के बारे में बताऊंगा जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लें और अपना हिसार कर लें ताकि कोई ऐसी मखलूक कोई गैर मरी मखलूक आपके करीब ना आ सके इस स्टोरी को सुनते हुए। आज की कहानी हमें तैयबा ने भेजी है। उनका ताल्लुक लाहौर से है। तैयबा बताती हैं कि ये वाक़या मेरी देवरानी के साथ पेश आया जब हमने लाहौर के एक इलाके भगवानपुरा में अपना नया घर खरीदा और हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। ये 6 साल पहले की बात है। सासू माँ हमारी पहले ही फौत हो चुकी थी, मेरी शादी से भी पहले की। ये लोग 2 भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और उनका छोटा भाई। ससुर जी की वफात के बाद इन दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि मिल के अपना एक छोटा सा घर ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड और देवर ने एक स्टेट एजेंट से न्यू घर के लिए बात की। हम लोग पहले एक किराए के घर में रहते थे। स्टेट एजेंट ने हमें बहुत से घर दिखाना शुरू कर दिए। कुछ घर हमें पसंद नहीं आते थे और कुछ घर हमारे बजट से इतने बाहर होते थे कि हम उनको खरीद नहीं सकते थे। एक दिन मेरे हस्बैंड को एजेंट ने कॉल की कि हमने आपके बजट के मुताबिक एक नया घर ढूंढ लिया है, आप लोग फौरन से इस घर को देखने के लिए आ जाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे ये बात सुनकर। हम दोनों फैमिलीज जल्दी से तैयार हुए और फौरन से इस घर को देखने के लिए चले गए। हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि हम लोग एक नया घर खरीद सकें और हम लोग इस बात से खुश थे कि ये घर हमें हमारे बजट के मुताबिक और बिल्कुल ब्रांड न्यू घर मिल रहा था। जबकि हम लोग कोई भी सेकंड हैंड घर देख रहे थे खुद के रहने के लिए। ये वही घर था लाहौर के इलाके भगवानपुरा में जो हमने बाद में खरीदा था। जब हम लोग इस घर में एंटर हुए तो इस घर में एक अजीब सी वीरानियत थी और एक भारीपन सा हम लोगों ने महसूस किया। मैंने ही नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने भी। पर हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए घर को देखना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी और मेरी देवरानी फौरन से ऊपर वाला पोर्शन देखने के लिए भाग गए और जब वो ऊपर गए तो चीखने चिल्लाने लग गई कि ऊपर कोई आदमी एक कमरे में बैठा हुआ है। मेरे देवर ने गुस्से से अपनी बीवी को ये आवाज़ लगाई कि जल्दी से नीचे आ जाओ। जब हम लोग नीचे वाला पोर्शन देख लेंगे तब ऊपर भी चले जाएंगे। तो तुम दोनों अकेली ऊपर क्या करने चली गई हो, नीचे आओ जल्दी से। तो वो चुपचाप से नीचे आ गई और हम लोगों ने मिलके नीचे वाला पोर्शन देखा। जब हम लोग ऊपर गए तब ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बात का भी और उस घर को सारा देखा और उस एजेंट से ये कहा कि हमें 1-2 दिन का टाइम दो ये मशवरा करने के लिए इस घर को खरीदें या नहीं। घर को देखने के चक्कर में हम लोगों ने इस बात का तो इन दोनों से पूछा ही नहीं कि इन दोनों ने यानी मेरी देवरानी और मेरी बेटी ने ऊपर क्या देखा था जिसे देखकर ये चीखी चिल्लाई थी। क्योंकि जब हम लोग ऊपर गए तो ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर डरा जाए या चीखा चिल्लाया जाए। जब हम लोग घर आए तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मामा, मैंने ऊपर वाले रूम में एक अजीब सी शक्ल वाले अंकल को देखा था जो हमें देखकर घूर रहे थे। हम लोगों ने वो घर नहीं लेना। मैंने और चची ने खुद अपनी आंखों से
उस अजीब सी शक्ल वाले अंकल को एक कमरे में ऊपर बैठे हुए देखा था। पर मेरी देवरानी ने ऐसी कोई भी बात हमसे नहीं की। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को भी ये घर ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये नया घर हमें इतने कम पैसों में क्यों दे रहा है। कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है या कहीं किसी का कब्जा तो नहीं है, क्योंकि हमारे ज़हन में तो फिलहाल यही बातें आ रही थी कि किसी का कब्जा ना हो या कोई फ्रॉड ना हो। पर मेरी देवरानी इस बात पर जिद थी कि अब लेना है तो यही घर लेना है, इसके अलावा कोई भी घर नहीं लेना। मेरी देवरानी ने घर में सबके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। वो सबसे इस बात को लेकर लड़ झगड़ रही थी, और स्पेशली मेरे देवर के साथ, कि हम लोगों ने लेना है तो यही घर लेना है, इसके अलावा कोई भी घर नहीं लेना। और वो यहाँ तक तैयार थी कि अगर कोई पैसों का मसला है तो मेरी अम्मी और अब्बू की तरफ से जो मुझे जेवरात मिले हैं वो जेवरात बेच दो, पर ये घर खरीद लो। मेरी देवरानी की जिद की वजह से हम लोगों ने वो घर खरीद लिया। जिस दिन हम लोग इस घर में शिफ्ट हो रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने हमें हमारी खुद की छत अता कर दी है। अब हमारे पास भी हमारा खुद का घर है। पर मेरी बेटी इस घर में जाने के लिए खुश नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो बार बार मुझे यही बोल रही थी कि मामा, मैंने उस दिन चची के साथ ऊपर वाले रूम में एक अजीब सी शक्ल वाले आदमी को देखा था जो हमें देख के घूर रहा था। पर जब मैंने अपनी देवरानी से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे यही बताया था कि मैंने ऊपर सिर्फ एक छिपकली को देखा था, जिसकी वजह से मैं चीखी चिल्लाई थी। मैंने ऊपर किसी आदमी को बैठा हुआ नहीं देखा था। मेरी बेटी की उम्र 15 साल है। मैं इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मेरी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है इस घर को लेके, क्योंकि जब मैंने अपनी देवरानी से पूछा तो उसने यही कहा कि मैंने उस दिन ऊपर वाले रूम में सिर्फ एक छिपकली को देखा था, जिसकी वजह से मैं घबराई थी और चीखी चिल्लाई थी, क्योंकि उसको छिपकलियों से डर लगता है। पर मेरी बेटी बार बार यही बोल रही थी कि मैंने ऊपर वाले रूम में एक अजीब सी शक्ल वाले अंकल को देखा था जो हमें देखकर घूर रहे थे। मैंने बहरहाल अपनी बेटी को यही समझाया कि शायद कोई चौकीदार होगा इस घर का, पर अब वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इस घर को खरीद लिया है। तब वो अजीब सी शक्ल वाला अंकल आपको नज़र नहीं आएगा। बहरहाल ये बात आई गई हो गई। आपको एक और बात भी बताती चलूं कि मेरे देवर ने एक बिल्ला पाला हुआ था। वो बिल्ला भी जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हम लोग उस बिल्ले को भी साथ ले आए थे। वो बिल्ला भी इस घर में जाने के लिए तैयार नहीं था। वो भी इस घर में किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। हम सब ने यही समझा कि शायद नई जगह है, इस वजह से ये घबरा रहा है, पर वो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहा था। मेरे देवर ने बहुत मुश्किल से उस बिल्ले को पकड़ा और इस घर के अंदर लेके गया, पर वो बिल्ला अंदर जाके बहुत ज़्यादा बेचैन था और बार बार निकलने की कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह वो इस घर से निकल जाए। हमने कभी भी इस बिल्ले को ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा था। हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए तो कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरे और हम लोग इस घर में आके बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें हमारी खुद की छत मिल गई थी। पर हमारा वो बिल्ला बहुत ज़्यादा बेचैन था। वो एक जगह दीवार की तरफ देखता रहता था और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। हमें यही लगा कि शायद ये बीमार हो गया। मेरे देवर ने इस बिल्ले को डॉक्टर के पास भी चेकअप करवाया, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, पर उन्होंने भी यही कहा कि इस बिल्ले को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, शायद नई जगह है इस वजह से ऐसा कर रहा है।
वो बिल्ला सारा सारा दिन बेचैन रहता था और भागने की कोशिशें करता था इस घर से, और बहुत अजीब आवाज़ों में चीखता चिल्लाता था जो आज तक हमने नहीं सुनी थी। इस बिल्ले को ऐसा बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था। एक दिन जब हम लोग सुबह उठे तो हमने इस बिल्ले को उसी कमरे के बाहर मरा हुआ देखा जिस कमरे के बारे में मेरी बेटी ये कहती थी कि मैंने जिस दिन हम लोग इस घर को देखने आए थे उस दिन इस कमरे में एक अजीब सी शक्ल वाले अंकल को देखा था जो मुझे देखकर घूर रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इस बिल्ले को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी। उसके ऊपर कीड़े चल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे 3-4 दिनों से ये यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हो और उसकी सारी बॉडी पर कीड़े चल रहे थे और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अब हमारे घर में बहुत से अजीब मामलात होना शुरू हो गए थे। हमारे घर की बहुत सी चीज़ें अपने आप गायब हो जाती थीं, और जब हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक जाते थे तो वो चीज़ वहीं पर पड़ी होती थी जहाँ पर हमने पहले रखी थी। मेरी देवरानी ने इसी अजीब कमरे को अपना बेडरूम बना लिया था, जिस कमरे के बाहर हमारा बिल्ला मरा था, और जिस कमरे के बारे में मेरी बेटी ये कहती थी कि जब हम लोग इस घर को देखने आए थे तो उसने इस कमरे में एक अजीब सी शक्ल वाले आदमी को देखा था जो उसको देखकर घूर रहा था। मेरी देवरानी और देवर के दरमियान आए दिन छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो रही थी, जबकि इन दोनों का इतना ज़्यादा प्यार था कि कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं थे, और अब छोटी छोटी बात पर सारा सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते थे। हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे इन दोनों की आए दिन छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती थी, और मेरा देवर लड़ झगड़ के घर से बाहर निकल जाता था। और अजीब बात तो ये थी कि मैं थोड़ी देर के बाद ही अपने देवर को उसके कमरे में उसकी बीवी के साथ हंसते खेलते हुए देखती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि अभी तो मैंने इसको बाहर जाते हुए देखा है घर से बाहर, और अब ये अपने कमरे में कैसे मौजूद है और अपनी बीवी के साथ हंस खेल रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर में हो क्या रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि संडे का दिन था और हमारी सारी फैमिली बैठी टीवी लाउंज में फिल्म देख रही थी। ये टीवी लाउंज उस कमरे के बिल्कुल बाहर था। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपनी देवरानी से उसकी कोई चीज़ मांगी थी, तो उसने मुझे ये कहा कि भाभी वो मेरे कमरे में पड़ी है, आप मेरे कमरे में जाके वो चीज़ ले लें। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई और वो चीज़ तलाश करने लगी तो अचानक से मेरी नज़र उसकी अलमारी की तरफ पड़ी। उसकी अलमारी के पास एक इंसान नुमा काला साया खड़ा हुआ था। उस काले साये को देखकर मेरे जिस्म से बिल्कुल ही जान खत्म हो गई थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर मेरे पाँव बिल्कुल ज़मीन के साथ ऐसे जैसे चिपक गए हैं। मुझसे भागा नहीं जा रहा था, ना चीखा चिल्लाया जा रहा था। मेरे मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। मैंने कोशिश की कि मैं अल्लाह पाक का नाम लूँ, आयतल कुर्सी पढ़ूँ, पर डर की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे कुछ भी हो नहीं रहा था। मेरी कैफियत मैं आपको कैसे समझाऊं कि बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं एक स्टैचू की तरह उस कमरे में खड़ी थी और उस काले साये को देख रही थी। उसने मेरे सामने अलमारी का दरवाज़ा खोला और ज़ोर से बंद किया, और पर्दे के पीछे जाकर वो गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ तो मेरी सांस बहाल हुई और मैं चीखती चिल्लाती उस कमरे से बाहर निकली और बाहर जाकर फौरन से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं चीख चिल्ला रही थी और रो रही थी, और मैंने रोते हुए सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने मुझे तसल्ली दी
कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे हमारे कमरे में ले गए और वहाँ पर मुझे यही तसल्ली दी कि तुम बस डर गई हो, तुम अब इस बारे में नहीं सोचोगी, बस आराम करोगी। हमारे घर में मुझे हर जगह काले साए नजर आते थे और एक ऐसा ही काला साया मेरे हस्बैंड ने भी देखा था, पर उन्होंने हमारे से कभी जिक्र नहीं किया ताकि हम लोग डर ना जाएं। पर मेरी ये हालत देखकर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे यही तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बस डर गई हो जिस वजह से तुम्हें ऐसे लग रहा है। उन्होंने बस मुझे तसल्ली दी कि मैं इस बारे में ज़्यादा मत सोचूं और आराम करूं। उसके अगले ही दिन मेरे देवर और देवरानी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और मैंने ये देखा कि मेरा देवर गुस्से में घर से बाहर निकल गया है। और उसी टाइम मैंने थोड़ी देर के बाद ही अपने देवर को उसके कमरे में देखा और वो हंस हंस के अपनी बीवी यानी मेरी देवरानी के साथ बातें कर रहा था और मेरी देवरानी भी उसके साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा वहम है या कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कोई दिमागी मसला तो नहीं हो गया। मुझे एक ही इंसान दो जगह पे कैसे नज़र आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अब इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से भी किया और उनको यही कहा कि ऐसे ऐसे मैंने ये देखा कि मेरा देवर बाहर गया है। और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद ही मैं अपने देवर को उसके कमरे में देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हमारे साथ हो क्या रहा है। और मैंने उनसे यह भी कहा कि मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रही हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट लिए और मेरे सारे टेस्ट क्लियर थे, मुझे कोई भी मसला नहीं था। और डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपको कोई भी मसला नहीं, आप बस घबरा गई हैं और डर गई हैं और डर और घबराहट की वजह से आपको ये सब कुछ महसूस हो रहा है। आप इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचें और बस अपना ख्याल रखें और कुछ भी नहीं है आपके साथ। उसी दिन दोपहर में जब मेरे हस्बैंड ऑफिस थे और मेरी बेटी अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए गई हुई थी तो मैंने ये देखा कि एक अजीब सी मखलूक क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए मेरे कमरे में आई है, जिसके जिस्म पर काले बाल ही बाल हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और अजीब सी थी। वो क्रॉलिंग करते हुए आई और मेरे बेड के पास आके खड़ी हो गई और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। उसने मेरे बेड को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया और मुझे ये बोला कि तू बाज आ जा, जो तू कर रही है और मेरे बारे में सबको मत बता। और ये कह के वो मखलूक गायब हो गई। तब भी मेरी यही हालत थी जो उस दिन थी, मेरे से अल्फाज अदा ही नहीं हो रहे थे। मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर मेरे से चीखा चिल्लाया नहीं जा रहा था। मैं रोने की कोशिश कर रही थी, मेरे से रोया भी नहीं जा रहा था। मैं एक स्टैचू की तरह अपने बेड पर पड़ी लेटी हुई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही वो गायब हुई तो मेरी सांस बहाल हुई और मैं चीखने चिल्लाने लग गई। तो मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई और मुझसे आके लड़ने झगड़ने लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया है। और मेरे से लड़ झगड़ के ये बोलकर चली गई कि आप अब कभी भी ऊपर नहीं आएंगे मेरे कमरे में। आप लोगों का पोर्शन नीचे वाला है और हमारा ऊपर वाला है। और ये मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस आए
तो मैंने ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि तुम चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, तुम बस सब्र करो, मैं बात करूँगा अपने भाई से। जब उन्होंने मेरे देवर से बात की तो मेरे देवर ने भी यही कहा कि मेरी बीवी नहीं चाहती कि भाभी बार बार ऊपर वाले पोर्शन में आ जाती हैं, आप नीचे वाला पोर्शन रखें और हम लोग ऊपर वाला रखेंगे। आए दिन मेरे देवर और देवरानी के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे और वो लड़ झगड़ करके चला जाता था और मैं थोड़ी देर के बाद अपने देवर को ही उसके ऊपर वाले पोर्शन में देखती थी और वो हंस खेल रहा होता था अपनी बेगम के साथ, मेरी देवरानी के साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। अब हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मेरी देवरानी मेरे देवर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ती थी और इतना ज़्यादा लड़ती थी कि एक दूसरे को वो दोनों मारते थे और एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में इनके साथ हो क्या रहा है। हम सबको इस घर में काले साए नजर आते थे। हम लोग डर डर के इस घर में रहते थे। मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग को, एक साहिब इल्म बुज़ुर्ग को हमारे घर में बुलाया ताकि वो आके देखें कि हमारे घर में क्या मसला है। जब वो आए तो उन्होंने हमें यही बताया कि आपके ऊपर वाले पोर्शन में कोई मखलूक आबाद है और मुझे ऊपर ले चलो। जब हम लोग उनको ऊपर लेके जाने लगे तो मेरी देवरानी सीढ़ियों के पास आके खड़ी हो गई और हमें बुरा भला कहने लगी और गालियां निकालने लगी और हमें ऊपर आने नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मेरे हस्बैंड को भी गालियां निकाली, मुझे भी गालियां निकाली और उन बुजुर्ग को भी गालियां निकाली और हमें मना कर दिया कि कोई भी ऊपर नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जैसे ही मेरा देवर घर आया ऑफिस से तो मेरे हस्बैंड ने अपने भाई से बात की कि आज कैसे उसकी बीवी ने सबके साथ बदतमीज़ी की है और हम सबको गालियां निकाली। मेरा देवर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने यही बोला कि इसकी इतनी ज़रूरत कैसे हुई, किसने आपके साथ भी बदतमीज़ी की है, मैं अभी ऊपर जाके इससे पूछता हूँ। पर हमें वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने अपने भाई से कई बार पूछा कि अगर कोई मसला है तो मुझे बता, और उसने यही कहा कि कोई भी मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें, मैं ऊपर जाके इससे पूछता हूँ। जैसे ही वो ऊपर गया तो हमें लड़ाई की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गईं। मेरे हस्बैंड फ़ौरन से भागकर ऊपर गए तो मेरा देवर अपनी बीवी पर हाथ उठाने ही वाला था तो उन्होंने रोक दिया और उनकी सुलह करवाई। अगले दिन जब मेरा देवर अपने ऑफिस जा रहा था तो किसी ने उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसकी दोनों टांगें टूट गईं और वो बेचारा बिस्तर पर लेट गया। उसी दिन मेरे देवर ने अपने भाई को सारी की सारी बात बताई कि उसने भी कई बार एक साए को अपनी बीवी के साथ बात करते हुए देखा है और उसने कई बार ये भी देखा है जब वो रात को सो रहा होता था तो उसकी बीवी उसी की शक्ल के एक आदमी के साथ जो उनके कमरे में मौजूद होता था उसके साथ हंस खेल कर बातें कर रही होती थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और एक बार तो रात के वक्त एक अजीब सी मखलूक उसके पास आई और उसका गला दबाकर उसको ये बोला कि इसको छोड़ दे और यहाँ से दफ़ा हो जा। डर, खौफ और बेइज्जती की वजह से उसने कभी भी किसी को ये बातें नहीं बताई थी और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान था इन बातों को लेके। उसने कई बार ये भी देखा कि उनके साथ कोई काला सा साया उसी की शक्ल में उसकी बीवी के साथ लेटा हुआ था उनके साथ उनके बेडरूम में, और वो खौफ के मारे हिल नहीं पाता था कि वो चीखे चिल्लाए या कोई बात करे।
उसकी हालत भी वैसी ही हो जाती थी जैसे वो मखलूक जब मुझे नज़र आती थी। जैसे मेरी हालत हो जाती थी एकदम स्टैचू की तरह, मैं फ्रीज़ हो जाती थी, वैसे ही उसकी भी हालत हो जाती थी। और वो उसकी शक्ल में उसके साथ रहता था, यानी मेरी देवरानी के साथ, उसकी हस्बैंड की शक्ल में, मेरे देवर की शक्ल में उसके साथ बातें करता था और सोता भी था। और वो सब कुछ करता था जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। वो बहुत ज़्यादा रोया और उसने रोते हुए ये सारी बातें मेरे हस्बैंड को बताई। और वो बता इसलिए भी नहीं रहा था कि कोई भी इस बात पर उसका यकीन क्या करता कि क्या चीज़ इसको नज़र आ रही। तो इस वजह से उसने कभी भी कोई भी बात नहीं बताई और वो अंदर ही अंदर परेशान था और दिन ब दिन इस बात को लेके मर रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है और ये क्या मखलूक है जो उसकी बीवी के साथ रहती है उसी की शक्ल में। उस मखलूक ने मेरे देवर को ये भी धमकी दी थी कि अगर उसने ये सब कुछ किसी को भी बताया तो वो उसके सारे ख़ानदान को ख़त्म कर देगा और उसको भी मार देगा। इस एक्सीडेंट के बाद मेरे देवर की ये हालत थी कि वो चल फिर नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि अब ये कभी भी चल फिर नहीं पाएगा। पर हम लोग हैरान थे कि मेरी देवरानी को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी देवरानी को मेरे देवर की शक्ल में वो मखलूक बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रही थी। और वो उसके साथ इतना ज़्यादा मगन हो गई थी, इतना ज़्यादा वो मखलूक मेरी देवरानी पर काबिज़ हो गई थी कि उसको वो छोड़ना चाहती थी, यानी कि अपने असल मियाँ को, अपने असल शोहर को वो छोड़ना चाहती थी और वो उसी मखलूक के साथ रहना चाहती थी। और ये बात उसने हमें बोल भी दी थी कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ नहीं। ये मेरा शोहर नहीं है, वो मेरा शोहर है जो मेरे देवर की शक्ल में मेरी देवरानी को नज़र आता था। इन सब वाक़यात के बाद मेरे हस्बैंड ने दोबारा से उन साहिब इल्म बुज़ुर्ग को हमारे घर में बुलाया। वो हमारे घर आए और उन्होंने हमारे घर में आके पढ़ाई की। उसी घर में आके तो उन्होंने ये बताया कि मेरे बस की बात नहीं है, वो मखलूक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमने उसको निकालने की कोशिश की तो वो सबको मार देगी, मुझ समेत सबको मार देगी। पर मेरी देवरानी ने उस मखलूक को अपना हस्बैंड मान लिया था। उसने अपने असल शोहर को, असल हस्बैंड को उस मखलूक के पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वो मखलूक मेरी देवरानी को मेरे देवर की शक्ल में ही नज़र आती थी। तो मेरी देवरानी ने उसी को अपना हस्बैंड मान लिया था। हम लोगों ने अपने देवर को साथ लिया और उस घर से हम लोग निकल आए, क्योंकि मेरे देवर ने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। वो उसके साथ अब रहना नहीं चाहता था। उस मखलूक ने उन दोनों की तलाक करवा दी थी। पर मेरी देवरानी उसी घर में रही और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। कुछ अरसे के बाद हम लोगों ने ये खबर सुनी कि मेरी देवरानी मर गई है, उसकी मौत हो गई है। उसकी जितनी भी ज़िंदगी थी, वो जितने भी दिन ज़िंदा रही, जितने अरसे ज़िंदा रही, वो उस मखलूक के साथ ही रही और उस मखलूक को ही अपना हस्बैंड मानती रही। उसने अपनी सारी ज़िंदगी उस मखलूक के नाम कर दी थी और उस मखलूक को ही अपना हस्बैंड मान लिया था, क्योंकि वो मखलूक मेरे देवर के शक्ल में मेरी देवरानी को नज़र आती थी। अल्लाह पाक सबको इन मखलूक़ात से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन।
थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे आप मुझे भेज सकते हैं टाइप करके या अपने वॉइस नोट के ज़रिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।